अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों को जिच करके रख दिया। अपने जिच करने का मतलब बड़े आसान है कि यार बंदे को उस तरफ लेके चले जाएं, उस सिमत में लेके चले जाएं जहां पर बंदा ये कहे कि यार मैं कित्थे फंस गया, मैं थुक बार क्यों निकला। क्योंकि एक बंदा अगर लड़ाई करना नहीं चाहता, एक इदारा अगर इस वक्त लड़ाई करने के मूड में नहीं है, तो अगर उसको उस सिमत में धकेला जाए तो फिर जवाब आएगा। और अगर जवाब आएगा फिर हम ये कहेंगे कि जनाब देखा, हम तो ये कहते थे कि हमें पहले ही निशाना बनाया जा रहा है। और बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन इस वक्त डेवलप होती चली जा रही है, जिसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। और उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि सबको ही एक सख्त पैगाम दे दिया है। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सख्त किस्म का इंतबाह जारी किया गया है, जिसके अंदर उनको ये कहा गया है कि जनाब आप पाकिस्तान की जो रियासत है उसके साथ खेलने की कोशिश ना करें, बल्कि इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट की है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका भी कल इजलास बुला लिया गया है, जिसके अंदर बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं। और जिस तरीके से इस वक्त ऑडियो वीडियो वाला काम शुरू हो गया है, ये बात भी अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और हर एक गुजरता दिन एक नई चीज़ को सामने लेके आ जाता है। पहले ऑडियो आई है बुशरा बीबी साहिबा की, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि जनाब एक और नई ऑडियो इस वक्त मार्केट में तैयार है और वो किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। और ये मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की ऑडियो है, जिसके अंदर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं इस साइफ़र पर जो अमेरिका की तरफ से आया था। और पाकिस्तान के सफ़ीर ने जो साइफ़र लिखा था उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट, यानी इसके ऊपर अब हम अपनी पॉलिटिकल गेम को बनाते हैं। अब अगर ये वाली चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप होगी। बल्कि कुछ ज़राए इस किस्म का भी इशारा कर रहे हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस पूरी की पूरी कहानी के जो मरकज़ी किरदार है वो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। और इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि बहुत जल्द शाह महमूद कुरैशी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी साहब इस साइफ़र के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात करेंगे और इस पूरे के पूरे साइफ़र ड्रामे की हकीकत को खोल के रख देंगे। क्योंकि इस वक्त उनका PTI के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। बल्कि अगर आप देखें, कल ही शहबाज गिल साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया। उनका वाज़ेह तौर पर यह कहना था कि जनाब ये अमेरिका की तरफ से जैसे ये साइफ़र आया, पाकिस्तान पहुंचा, तो पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा ने और दफ्तर ख़ारजा में मौजूद दीगर लोगों ने इस साइफ़र को छुपाने की भरपूर कोशिश की। और फिर हमने उनके हलक में उंगली डालकर इस ख़त को बरामद किया और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई हुई। फिर उनसे जब ये पूछा गया कि जनाब आपने किसके हलक में उंगली डाल के इस साइफ़र को निकलवाया, तो उन्होंने कहा था कि इतने भुले आप नहीं हैं, इस बात का जवाब आपको मालूम है, क्यों मेरे मुंह से ये बात निकलवाते हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब का उसके साथ ही एक बयान, अगरचे वो पुराना है लेकिन वो सामने आ गया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जिस दिन ये यानी 7 मार्च को ये साइफ़र उन तक मौसूल हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद ही ये साइफ़र उनकी नज़र से गुजरा और उन्होंने इमरान खान साहब को इस साइफ़र के बारे में आगाह किया। बल्कि अगर आपको याद हो, क्योंकि ये कहानी सारी मार्च की है, तो मार्च के अंदर 2 काम हुए थे। एक इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी और उससे पहले उसके बाद जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म थे उन्होंने चाइना का दौरा किया था, फिर रशिया का भी दौरा किया था। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक गैर मुल्क दौरे पर जाने से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का ख़ुद इजहार किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की साजिश हो रही है। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और उस वक्त तक इमरान खान साहब ने इस साइफ़र को 27 मार्च के जलसे से पहले नहीं लड़ाया था। यानी उस वक्त तक ये सारी गुफ्तगू चल रही थी कि कैसे इसके साथ खेला जाए, जिसका इजहार उन्होंने आज़म खान साहब के साथ गुफ्तगू के अंदर किया कि लेट्स प्ले विद इट। यानी ये एक पूरे का पूरा सोचा समझा ड्रामा है जिसके ऊपर ये सारी की सारी कहानी चल रही है। बल्कि अब तो इस किस्म की भी इतलात आ रही थी कि जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल
हैं अब्दुल्ला बरियार साहब, उनकी तरफ से डोनाल्ड लू के साथ रब्ता किया गया है, उनके साथ मुलाकात की गई है और उस मुलाकात के अंदर माफ़ी तलाफ़ी की बात की गई है। अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी एक बयान इस हवाले से सामने आया है, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि पीटीआई ने डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है, हमने तमाम तर रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और अब इसके नतीजे में इमरान खान के ये जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है इसमें से हवा निकल गई है, क्योंकि एक जानिब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए गैर मुल्की साजिश का प्रचार कर रहे हैं और दूसरी जानिब अमेरिका के और डोनाल्ड लू के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जनाब हमें माफ़ कर दें, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और हम जो है वो इस सारी की सारी चीज़ को अब हम रद्दी की टोकरी में भी फेंकने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये दावा है कि उनके पास इस हवाले से तमाम तर शवाहिद आ गए हैं और उसको मुनासिब मौके पर आगे फैलाया जाएगा। अब अगर हम ये देखें, इमरान खान साहब ने भी जो जलसा किया है सैटरडे को परेड ग्राउंड में, वहाँ पर भी उन्होंने इनफैक्ट दुहाइयाँ ही दी हैं कि जनाब अल्लाह पूछेगा अब न्यूट्रल से, अल्लाह पूछेगा अदलिया से, क्योंकि जिस तरीके से न्यूट्रल्स कहा जी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये न्यूट्रल्स एक करप्ट टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रख सकते हैं। और इसके साथ साथ पीटीआई की क़यादत की तरफ से इस किस्म की बातें की गई थी कि लाहौर में मौजूद हसास इदारे की एक अहम शख्सियत ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रही है। पहले ये बात दो मुख्तलिफ वीलॉगर्स ने अपने वीलॉग्स में की, फिर इमरान खान साहब ने जब रजीम चेंज सेमिनार से खिताब किया इस्लामाबाद में, तब उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली रांझा साहब को कोट करते हुए इसी ही बात को दोहराया। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने लाहौर के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल्स नहीं हैं। फिर साथ उन्होंने जो अहम इदारा है उसके लाहौर के हेड के हवाले से ये बात की कि जनाब वो यहाँ पर बैठ के जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो यहाँ पर बैठ के तोड़ फोड़ कर रहे हैं जमात के अंदर और वो जो है वोटों को ख़रीदने के लिए और उम्मीदवारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर इदारे की तरफ से और इदारे के सरबराह की तरफ से रद्द अमल आया। उन्होंने इस सारी की सारी सूरत हाल पर बहुत ही गर्मी का और गुस्से का मुजाहरा किया है और उनका ये कहना है, जो एक रिपोर्ट आज शाया हुई है दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब के हवाले से, और उसमें यह कहा गया है कि दफाई ज़राए के हवाले से उनका ये कहना है कि ISI के सेक्टर कमांडर जिन्हें PTI के रहनुमा बदनाम कर रहे हैं वो 15 दिन से ज़ायद अरसे से लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर में मौजूद ही नहीं हैं बल्कि वो पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में इस्लामाबाद में ही मुकीम हैं। और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिस तरीके से ISI के बाज़ ओहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो पंजाब में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इन इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि जनाब ये जो PTI है ये अपने रवैये पर ज़रा सी नज़र दौड़ाए और PTI को चाहिए कि वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की बजाय शवाहद पेश करे और अगर ज़रा भर भी सबूत फराहम किए गए तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कोट करते हुए भी ये बात की गई है कि जनरल बाजवा साहब ने एक मरतबा फिर अपने तमाम कमांडर्स और अपने तमाम अफसरान बशमूल ISI से वाबस्ता हुकाम को सियासत से दूर रहने और सियासतदानों से बातचीत से गुरेज करने की हदायत फिर जारी कर दी हैं। यानी उनका ये कहना है कि हमें आप सियासत में ना घसीटें, हम अगर न्यूट्रल हो गए हैं तो खुदा का वास्ता है हमें न्यूट्रल रहने दें, हमें इन जगहों पर ना लेके जाएं जहां पर जिस रास्ते पर हम चलना नहीं चाहते और हमारे ख़िलाफ़ जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके हवाले से भी उनकी तरफ से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया है। अगर आप अभी देखें तो एक मरतबा फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले को लेकर भी बहुत सारी बहसों का आगाज़ हो चुका है, बल्कि एक निजी TV चैनल से वाबस्ता अफराद की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम शुरू की गई है जिसके अंदर एक्सटेंशन के हवाले से बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जनाब देखें एक्सटेंशन की ये जो तारें हैं ये तार चाहिए एक्सटेंशन की एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, फिर तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 साल
साल तक एक्सटेंशन को चलने की गारंटी दी जानी चाहिए। अरशद शरीफ साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। उन्होंने कल परसों उन्होंने ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों, मैं छोटी एक्सटेंशन की तार को लंबा करना चाहता हूं। अगर एक्सटेंशन तार के साथ एक और एक्सटेंशन तार लगाऊं तो जो पावर इश्यूज़ तो नहीं होंगे, और क्या ये गारंटी है कि ये जो एक्सटेंशन है ये 1 साल तक चल सकेगी। जिसके बाद फिर साबर शाकिर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया और इस ट्वीट के ऊपर इनफैक्ट उन्होंने रिप्लाई किया और उनका ये कहना था कि एक्सटेंशन के साथ एक्सटेंशन मुनासिब नहीं होती। ऐसी सूरत में चूहे दरमियान से कुतर देते हैं। एक आध चूहा कुतरने के दौरान मर या ज़ख्मी भी हो जाता है, लेकिन एक्सटेंशन को काट कर ही दम लेता है। बेहतर है नया पावर प्लग, लेकिन इससे फिर भी एक्सटेंशन का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। यानी इस बात को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ुद साबिर शाकिर साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर ये जो चूहों का तासुर देने की कोशिश किया कि ये कोई चूहा है जो इस तार को कुतरना चाहता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि साबिर शाकिर साहब के नज़दीक वो चूहा कौन है। क्योंकि अगर एक्सटेंशन मिलती है या एक्सटेंशन की बात होती है, सामने आती है, तो फिर इमरान खान साहब की तो ये ख्वाहिश नहीं है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिले। अगरचे ख़ुद भी अभी तक तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से ये बात सामने नहीं आई है कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, बल्कि जो DG ISPR साहब ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी उनका यही कहना था कि एक्सटेंशन वाला कोई भी मामला इस वक्त तक ज़ेरे गौर नहीं है। अलबत्ता ये खबरें ज़रूर आई थी कि हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद कुछ शख्सियात, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने ये ऑफ़र की थी। उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब बाजवा साहब 1 साल की एक्सटेंशन ले लें, लेकिन इस मामले पर भी उनकी तरफ से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं आया था। अब ये जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो चीज़ें आगे चल रही हैं वो बुनियादी तौर पर इदारे को दबाव में लाने की कोशिश है। मैं ये समझता हूँ कि अगर जब इदारा सियासत में इन्वॉल्व रहा है तब हम इस प्लेटफॉर्म से भी उस मुदाखलत के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती रही है और इसके ऊपर बात भी की जाती रही। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में अगर ये बात बड़े क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है कि इदारा सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहा, अगर वो चाहता है कि वो न्यूट्रल होकर बैठ जाए तो फिर उसको न्यूट्रल होने देना चाहिए। ये नहीं है कि हम इस बात का तासुर देते रहें कि जनाब हम आपके बगैर कुछ नहीं है, या हम इस बात का तासुर देना शुरू कर देंगे पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है या जो निज़ाम ममलिकत है वो न्यूट्रल्स की मदद के बगैर नहीं चल सकता। तो इसका मतलब यह है कि हम इस बात को कबूल करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल एलीट इस लायक नहीं है कि वो मुल्क का निज़ाम चला सके, क्योंकि हुकूमत को चलाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है, जो अवाम अपने वोट की ताकत के साथ अपनी एक मोहर के ज़रिए इलेक्ट करके असम्बलियों में भेजते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हुकूमत को भी चलाएं, वो लोगों को रिलीफ भी दे, और इस सारे अमल के दौरान किसी तरफ से भी, किसी इदारे की तरफ से, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो फौज है, जो मर्जी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसकी तरफ से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वोट को वाक़तन इज्जत मिलनी चाहिए और जो सिविलियन सुप्रीमेसी है इसके ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, इस पर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने इक़्तिदार के लिए, अपने आप को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए हमेशा ही बैसाखियों की तरफ देखें, हमेशा ही हम किसी न किसी सीढ़ी की तलाश में रहें। और उस सूरत में जब हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि यार ये मामला होना नहीं है इस वक्त, तो फिर हम अपने चमचों के ज़रिए, हम अपने जो जिसे हम कह सकते हैं कि ज़ाती ज़र ख़रीद ग़ुलामों के ज़रिए इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दें, हम इदारे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें, हम एक्सटेंशन के चक्कर लगाना शुरू कर दें, हम एक्सटेंशन की वायर का जिक्र करना शुरू कर दें, हम इस बात का जिक्र करना शुरू कर दें कि कोई चूहा आके कुतर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हम इदारे के अंदर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इदारे के अंदर भी कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जो नहीं चाहती कि एक्सटेंशन मिले। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी, अगर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कशमकश होगी, तो यकीन जानिए कि मुल्क की सलामती को शदीद तरीन ख़तरात लाहक होंगे। इसके अंदर किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन इस चीज़ के इंतज़ार में है, वो मुंतज़र है कि किसी न किसी वक्त ऐसी कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो जाए। लेकिन हम
اپنے اقتدار کے لیے اس سب کھیل کو کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہمارے بیانیے سے سفارتی سطح پر پاکستان کا کیس مضبوط ہوگا کمزور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ مضبوط ہو کمزور ہو بھاڑ میں جائے، لیکن ہمیں اقتدار ملنا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو ٹیپ کو ریلیز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز سامنے آتی ہے، پھر جب ہم اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سے جملے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کسی کو گٹر کہہ دیتے ہیں، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ، ہم کسی کو کوکین خان کا نام دے دیتے ہیں، ہم کسی کو نشئی خان کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشنز موجود ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ ہماری معیشت اس وقت ڈوب رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ ہمارے لوگوں کو پاس اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بچاؤ کا کسی قسم کا کوئی اندازہ نہیں۔ کیا کوئی صاحب عقل صاحب فہم شخص اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ ان حالات میں جہاں پر معیشت اس حد تک دباؤ کا شکار ہے، اگلے 3 مہینے کے اندر الیکشنز کرائے جا سکتے ہیں؟ اور کیا عمران خان صاحب کی کوئی بندہ اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے؟ کیونکہ وہ تو صرف اور صرف ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے جہاں پر ان کی پارٹی جیتے گی۔ اگر ان کی پارٹی ہارے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، امپائر کے ساتھ مل کے کھیلا گیا ہے، امپائر نے میرے لیے انگلی اٹھا دی ہے، مجھے گیم سے آؤٹ کر دیا ہے، لہٰذا میں ان نتائج کو نہیں مانتا، اور پاکستان پھر ایک نئے عذاب کا شکار ہو جائے گا، ایک نئے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس سے ہم ملک کی خدمت کریں گے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس صورتحال تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو معاشی میدان میں اس حد تک مضبوط کر لیں، یا کم از کم وہ جو بحران اس وقت سامنے آ رہا ہے، جو اس وقت مہنگائی کا سیلاب سامنے آ رہا ہے، کم از کم اس کے آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بند باندھنے کی ایک سنجیدہ کوشش کی جائے؟ اور کیا یہ عمران خان صاحب اور دیگر اپوزیشن کے جو دوست ہیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اس بند کو باندھنے کے لیے حکومت کی کوشش کریں؟ کیونکہ ملک ہے تو سیاست ہے، ملک ہے تو اقتدار ہے، ملک ہے تو وزارت عظمیٰ ہے، ملک ہے تو آپ کا اختیار ہے، ملک ہے تو آپ کی سیاست پر جیے عمران خان کے نعرے لگ سکتے ہیں، جیے بھٹو کے نعرے لگ سکتے ہیں، جیے نواز شریف صاحب کے نعرے لگ سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ملک ہی کمزور ہو گیا تو پھر سیاست کس کے لیے کریں گے؟ ہمارے لیے کرنی ہے نا، پاکستان کی عوام کے لیے کرنی ہے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے سیاست کرنی ہے۔ اصولی طور پر سیاست انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر پاکستان کی عوام کو سیاسی عمل سے نکال دیا جائے گا، اگر پاکستان کے عوام کی رائے کو سیاسی عمل سے نکال دیا جائے گا، اگر پاکستان کو ہی سیاسی عمل سے نکال دیا جائے گا، تو پھر کاہے کی سیاست؟ پھر سیاست نہیں ہے سر، پھر یہ اور کوئی گیم پلان ہے، اور اگر کوئی اور گیم پلان ہے تو پھر اس کے لیے اجازت کسی بھی صورت نہیں ملنی چاہیے، اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے، ہم سب کو بھی مل کر سوچنا چاہیے کہ کیا اس وقت ہمیں مل کر تمام تر سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ چور ڈاکوؤں نے، اگر آج یہ چور ڈاکو ہیں تو انہوں نے کل بھی چور ڈاکو رہنا ہے۔ بہتر نہیں کہ ہم آج کم از کم ملک بچا لیں، کل ہم دیکھ لیں گے یہ چور ڈاکو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور ان چور ڈاکوؤں سے نجات کیسے پانی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت ملک کا سوچا جائے اور ملک کے لیے ہی کام کیا جائے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔